हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नीट 2024 में क्या लेवल होने वाला है, किस तरह का पैटर्न होने वाला है, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि जो एनसीईआरटी है उस तरह को, जो नीट 2024 के लिए एनसीईआरटी को किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से एनसीईआरटी को हम लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहना, बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिससे किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं आएगा और एनसीईआरटी पूरे माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम अप्लाइड तरीका है जो अप्लाइड किया गया हुआ है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं हम लोग आगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो बात कर रहे हैं कि जो इस बार का जो लेवल है वो क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं 2019 और 20 में, ठीक है। 2019 और 20 में लेवल क्या होता है, नीट का लेवल एकदम जीरो था, ठीक है, एकदम लो था। डायरेक्ट एनसीईआरटी से जो बच्चा रट के जाता था उसका क्वेश्चन हो जाता था, ठीक है। लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल्स वहां पर भी देखने को लिए नहीं मिलता था। लेकिन जब एम्स का जो अब क्या होता था कि नीट और एम्स होता नहीं था, सिर्फ नीट ही होता है 2019 से। तो 2019 से क्या होगा कि नीट का जो एम्स का जो प्रोफेसर है वो बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते नहीं है नीट में, ठीक है। तो वो लेवल को बढ़ाया जाए, तो धीरे धीरे एनडीए वालों ने लेवल को बढ़ाया है, ठीक है। तो वो लेवल को पहचानना हमें आना चाहिए कि आगे क्या लेवल हो सकता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग 21, 22 और 23 का जो पैटर्न देखते हैं तो उसमें देख रहे हैं कि असर्शन रीजन जो कि एम्स में आते थे, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज और मैच द फॉलोइंग, ये सब में टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी को रटने से कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात ये आता है कि उसको फॉलो कैसे करें एनसीईआरटी को, उस तरह के वर्ड्स को, उस तरह के लाइन्स को कैसे याद रखें, असर्शन रीजन को कैसे अप्रोच करें, वो चीज हम लोग को यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। वो चीज मैं डिस्कस करूंगा, बट पहले उससे डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह का पेपर होगा, ठीक है। देखो, पेपर टफ होगा ये फिक्स है, ठीक है। पिछले बार से पेपर भी टफ होगा, इस बार फिक्स है। लेकिन इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो पैटर्न बनते हैं वो बन सकता है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल का। लेकिन जो डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकता है वो 70% है, जो एज इट इज जो हमें नीट में देखने को मिलता है। लेकिन 30-40% ऐसा हो सकता है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज कुछ कॉन्सेप्ट को घुमा करके तीनों चैप्टर में, तीनों सब्जेक्ट में दे सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज भी फिजिक्स में क्वेश्चन आता है, नो इसके लिए कोई एतराज नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, सर्जन रीजन बन के आ सकता है, ठीक है, उस पर ध्यान रखें हम लोग, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये चीज मैंने डिस्कस कर लिया। देखो, अब नेक्स्ट चीज है कि एम्स कैसा। अब देखो, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हाउ एम्स विल मेक नीट 2024 लेवल। अब देखो, एम्स किस तरह से नीट 2024 का लेवल को मेंटेन करेगा। देखो, एनटीए जो होता है वो क्या करता है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होता है। एनटीए एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होता है और एनएमसी क्या करता है, सिलेबस डिसाइड करता है, ठीक है। एनएमसी सिलेबस डिसाइड करता है, एनटीए एग्जाम बनाता है, ठीक है, एग्जाम कंडक्ट कराता है। लेकिन एनएमसी ने ये डायरेक्ट किया, एम्स को डायरेक्ट करता है टू सेट द नेक्स्ट पेपर। लेकिन एनएमसी क्या करता है, एम्स को बोला कि नेक्स्ट का पेपर बनाओ, अभी जो रिसेंट में न्यूज देखने को मिल रहा है। लेकिन अब क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रहा है, या तो एम्स कराएगा पेपर, ठीक है, या तो एम्स करा सकता है पेपर, नहीं तो एनटीए वाले को कराना पड़ेगा, या तो एनटीए वाले को, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, एनटीए वाले को कराना पड़ेगा, ठीक है। और एम्स क्या बोलेगा एनटीए वाले को कि इसको एम्स के पैटर्न को थोड़ा सा मेंटेन करे, कॉन्सेप्चुअल्स मेंटेन करे जो एम्स में पूछे जाते थे, जो पैटर्न थे, ठीक है। क्योंकि वो एक लेवल होता है एग्जाम का, ठीक है। अभी जो लेवल चल रहा था तो एक साल पहले, वो लेवल नहीं है कुछ एग्जाम का, ठीक है। वो बस रटाने वाली बात है, रटाने से कुछ एमबीबीएस कुछ बन नहीं जाता रटने से, ठीक है। एमबीबीएस वाले एमबीबीएस बनते नहीं है डॉक्टर, ठीक है, रटने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाने के बाद रटने से कुछ भी काम नहीं चलता, बस ओवरव्यू और कॉन्सेप्ट समझना होता है, किस तरह से सब कुछ हैंडल करना होता है, ठीक है। तो पहले से इस तरह का हैबिट बना के रखो कि कॉन्सेप्ट समझने का, ठीक है। या फिर कोई दूसरा एक नया बॉडी आ जाएगा, वो एग्जाम कंडक्ट कराएगा। ये तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमें देखने को बन रहा है। तुम्हें कोई भी पॉसिबिलिटी बन रहा हो, कुछ भी करना हो, लेकिन तुम्हें क्या करना है, बायोलॉजी के लिए ये करना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। बायोलॉजी के लिए तो यही करना है जो कि एनसीईआरटी से आएगा। क्वेश्चंस आएगा 100% एनसीईआरटी से, एक लाइन बाहर नहीं आएगा। एक दो क्वेश्चन जो जा सकते हैं उसका गारंटी नहीं है, वो सब छोड़ के आता है। लेकिन जो क्वेश्चंस बन के आते हैं वो हमेशा एनसीईआरटी से 100% बन के आएगा, ठीक है। अब
रिसेंट में यही बात चल रहा है कि एनसीईआरटी को, ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करे या न्यू एनसीईआरटी को। तो देखो यहाँ पे दो चीज है, जब न्यू एनसीईआरटी देखोगे ना तो उसमें जो क्यूआर कोड दिया हुआ है, ठीक है, वो क्यूआर कोड से अगर स्कैन करते तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर खुल के आता है, ठीक है, और अलग अलग चैप्टर का एग्जाम्पलर खुल के आता है। तो नो डाउट हमें एग्जाम्पलर भी सॉल्व करके जाना है एनसीईआरटी का, ठीक है। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व करने में क्या टाइम लगता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर का सॉल्व करके जाना है, नो डाउट, ठीक है। जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो एग्जाम्पलर पढ़ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पलर सॉल्व करने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं और उसका एग्जाम्पलर का एक्सप्लेनेशन का जो पीवाईक्यू का एक्सप्लेनेशन रीड जरूर करें एक बार, ठीक है, जो क्वेश्चन गलती होते हैं। और उसको मॉड्यूल, हाँ, जब कभी भी आप लोग लेक्चर देखते हैं तो एक बार मॉड्यूल को जरूर फॉलो करें, उसके बाद एनसीईआरटी पे जाए, ठीक है। मैंने एक तरीका भी बताया था, 3 स्टेप प्रोसेस जो मैं बताया था एक वीडियो में, ठीक है, कैसे स्टडी प्लान बना सकते हैं, रिवीजन स्टडी। ये तुम्हारा है नोट्स, ये तुम्हारा है मॉड्यूल, ठीक है, और ये तुम्हारा है एनसीईआरटी, ठीक है। तो सबसे पहले आने के बाद इसको मॉड्यूल से फॉलो करो, मॉड्यूल हो गया तो उसके बाद एनसीईआरटी को फॉलो करो। ये मैं तरीका बताया था और ये तरीका शायद बहुत अच्छा लगा होगा और कितने लोग भी फॉलो भी कर रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्स पे आया, ठीक है। चलो, तो अब देखो, अब हम लोग ये बात कर लिए, लेकिन अभी तक कोई किसी तरह का जो डिसीजन आया है, मतलब किसी तरह का भी डिसीजन नहीं आया है कि एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा ये न्यू, ये आएगा हमेशा अप्रैल में या फिर मार्च में या फिर फरवरी के मिड में, ठीक है, इस तरह से। तो वहां पे पूरा सिलेबस आएगा कि कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा चैप्टर नहीं आएगा। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करो यहाँ पर, ठीक है। प्रायोरिटी हमेशा ओल्ड एनसीईआरटी को दो, ठीक है, ताकि बाद में क्या है, जो नहीं आएगा सो नहीं आएगा। बायो ही तो पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है, बायो ही तो पढ़ रहे हैं, बायो में क्या दिक्कत है, जो पढ़ लोगे वो तो आगे भी काम आएगा ना, ठीक है, कभी पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाता है, ठीक है। बस ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी के एनसीईआरटी को कैसे हम लोग मतलब कैसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो तुम्हारा लेक्चर होता है ना, उसके बाद क्या करो, घर आते ही एनसीईआरटी को एक बार पढ़ो और वो कैसे पढ़ना है सो देखो। ये जो पॉइंट लिखा हो बस इसको क्या करो, एक लिख लो और सामने में चिपका के रख लो, ताकि ये तुम्हें बार बार, देखो एक बार अभी देख रहे हो कि बाद में फिर बाद में भूल जाओगे, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इसको देखकर लिख के एक बार चिपका लो, बाकी तुम्हें बार बार रिमाइंड होता रहेगा, हाँ यार ये क्या कहते हैं, एनसीईआरटी को डेली नहीं पढ़ा, ठीक है, एनसीईआरटी को डेली नहीं पढ़ा, क्लास के बाद नहीं पढ़ा, ठीक है, कभी भूल जाते हैं। तो देखो, मेरा तो मानना यही है कि एनसीईआरटी को पढ़ने का बहाना ढूंढो, ठीक है। क्या बहाना ढूंढो एनसीईआरटी को पढ़ने का, तभी तुम्हें एनसीईआरटी याद हो सकता है। और इंटरेस्टिंग वे में बहाना ढूंढो, ठीक है, ये नहीं कि हाँ यार एनसीईआरटी पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमारा जो कॉन्सेप्ट बनता है ना, 4 चीज से बनता है, रीड करो, रिवाइज करो, रिकॉल करो और रिमेम्बर करो, ठीक है। ये 4 चीज, रीड, रिवाइज, रिकॉल और रिमेम्बर। तो ये अगर करते हो ना तो बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले पढ़ो, फिर उसको भी पढ़ो फिर से, ठीक है, फिर उसको रिकॉल करो कि हाँ यार क्या पढ़े थे, एनसीईआरटी का ये लाइन था, उससे ये लाइन से क्या क्वेश्चन बन रहा था, ऐसे, ठीक है। फिर उसको रिमेम्बर करने का प्रोसेस करो, ठीक है। चलो, अब देखो, अब एनटीए जो है वो डिमांड करता है कुछ अलग तरह का स्ट्रेटजी, जो मैं आपको डिस्कस किया, जो कॉन्सेप्चुअल वे, जो एनसीईआरटी से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है कॉन्सेप्चुअल में। अगर फंसाया जाना तो बहुत ज्यादा भारी मात्रा में कट ऑफ डाउन हो सकता है अपनी 2024 में। तो तुम्हें क्या करना है कि फंसाएगा कहां पे, स्टेटमेंट वाइज में, असर्शन रीजन में, ठीक है। असर्शन रीजन अगर सॉल्व करना है तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी 1% भी अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उसके बारे में तो असर्शन रीजन को छूना भी मत, ठीक है। उसको पहले कॉन्सेप्ट देखो, फिर असर्शन रीजन को करना। स्टेटमेंट वाइज के लिए तुम्हें एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन तुम्हें याद होना चाहिए, और वो कैसे होगा, अगर 50 to 60 टाइम्स अगर पढ़ लेते हो पूरे 1 साल में तो तुम्हारा एनसीईआरटी बहुत ज्यादा ओवरकम हो जाएगा, उसका पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें, ठीक है। अब क्या करना है कि जो एनसीईआरटी है उसको क्लास के लेक्चर के बाद तुम्हें देखना है और वहां पर में तुम्हें इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना है। और क्या करना है, वहां से जहां कहीं भी जितना एक पैराग्राफ, जो एक टॉपिक तो पढ़ाई होता है, एक टॉपिक में पढ़ाई होने का कितना होगा, 1 से 2 पेज के बीच में तो क्वेश्चन बना ही सकते हो, ठीक है। अब उसमें देखो कि कहां पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनना है, उस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को अलग से हाईलाइट करो, अलग हाईलाइटर पेन से, ठीक है। वहां पर बहुत आसानी होगा, कब आसानी होगा देखते जाना, ठीक है। जैसे कि हमारा ये एनसीईआरटी का पेज है, ठीक है,
यहाँ पर मैं हम एक हाईलाइट कर लिए किस पेज रेड पेन से कि हमारा जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अपने दिमाग में एनालाइज करो कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है पढ़ते समय। ठीक है, और नोट्स को एनसीईआरटी के साथ रिलेट किया करो। ठीक है, कि नोट्स में क्या लिखा है, एनसीईआरटी में क्या वर्ड लिखा है, ये सब चीज रिलेट किया करो ताकि एनसीईआरटी से याद होगा तुम्हें। ठीक है, एनसीईआरटी से फेमिलियर होगे। ठीक है, क्योंकि जो सर नोट्स लिखाते हैं ना एनसीईआरटी ही मोस्टली लिखाते हैं। ठीक है, देखो अब वहां से क्या करो कि क्वेश्चन अराइज करो। ठीक है, अगर असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकते हैं कि बिकॉज लगा के कुछ ऐसा देखा करो। ठीक है, कुछ 10 15 20 मिनट 1 घंटा दो एनसीईआरटी को आफ्टर द डेली एक लेक्चर के बाद। ठीक है, जो भी तुम्हें पढ़ाया जाता है ये अगर करते हो ना तो लास्ट में कुछ बर्डन नहीं बनता एनसीईआरटी को फॉलो करने का। ठीक है, अब देखो जितने भी फॉरगेटेबल पॉइंट्स है जो भूल सकते हो उसको अलग पेन से मार्क कर लो। उसको मैं यहाँ पर मैं अलग पेन से यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये फॉरगेटेबल पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, ये फॉरगेटेबल पॉइंट्स है जो हमेशा भूल सकते हो उसको यहाँ पर मैं एनसीईआरटी में मार्क कर लो। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी यहाँ पर मैं इस तरह से मार्क कर लो। ठीक है, जो एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैं मार्क कर ले अलग अलग चीज से। ठीक है, अब मुझे क्या होगा कि बहुत आसानी हो गया। उस दिन मैं जिस दिन क्लास करके आया उस दिन मैं एनसीईआरटी पढ़ा। उस दिन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैं ये सारा मार्क कर लिया। अब मुझे क्या करना है, डेली एनसीईआरटी को क्या करना है देखना है। मैं एक चीज और बता चुका हूं कि अगर तुम लोग बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ रहे हो तो ऑलवेज रिवीजन फ्रॉम द फर्स्ट पेज। थोड़ा सा टाइम लगेगा 1-2 दिन, लेकिन 4-5 दिन के बाद वो फैमिलियर हो जाता है और हैबिट बन जाता है। विश्वास करो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर ये चीज कर लेते हो तो एनसीईआरटी को याद करने का जो तरीका है ना ये और ज्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, तो हमेशा मॉक अब क्या करना है देखो, अब हमारा मॉक टेस्ट आ रहा है। ठीक है, अब मॉक टेस्ट में जैसे कि 2 चैप्टर आ रहा है, डाइवर्सिटी आ रहा है। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल किंगडम आ रहा है। तो दोनों चैप्टर जो है डाइवर्सिटी का, अब दोनों चैप्टर का थ्रूली एनसीईआरटी पढ़ लो और उस समय एनसीईआरटी पढ़ते समय तुम्हें फॉरगेटेबल पॉइंट्स याद अच्छे से कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा रुक के वहां पे देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो मार्क किए थे वो फोकस कर लो। ठीक है, और स्टेटमेंट वाइज को मार्क किए थे वो फोकस कर लो और फॉरगेटेबल पॉइंट्स को मार्क किए थे वो फोकस कर लो अच्छे से। बाकी एनसीईआरटी में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो एमसीक्यू तो वैसे भी बन जाएगा 1-2 वर्ड का जो एग्जाम्पल टाइप का होता है। ठीक है, जो बाहर से एग्जाम्पल कभी भी नहीं आते, हमेशा एनसीईआरटी से ही आते हैं। और 11th और 12th दोनों को एनसीईआरटी को मतलब कंप्रोमाइज नहीं, जैसे कि कंपेयर करके पढ़ो। ठीक है, दोनों को रिलेट करके पढ़ो तो समझ में आएगा। तो ज्यादा एग्जाम्पल जैसे कि डाइवर्सिटी का मोस्टली जो कुछ एग्जाम्पल किसमें दिया होता है, डाइवर्सिटी का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर में हमें देखने को मिलता है। 12th में भी ये मॉर्फोलॉजी का कुछ एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है यहाँ पर में एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो वहां में देखने को मिलता है। ठीक है, फॉरगेटेबल पॉइंट्स को मार्क करो, एनसीईआरटी को सेपरेटली जो हाइलाइटर से हमेशा मार्क किया करो। ठीक है, जो भी इसका होता है। ठीक है, तो ये इसका लेवल होने वाला है। और मॉक टेस्ट देना मत भूलो। ठीक है, मॉक टेस्ट देखो यार, भले ही तुम चैप्टर पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन मॉक टेस्ट जो आ रहा है वो जरूर अटेंड करो, उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी अच्छा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा जो डिस्कशन है। आई होप आपको ये सारा चीज अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट लगा हो और बहुत इंफॉर्मेटिव लगा हो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।